पढ़ लीजिए और एक बार कर लीजिए, आप विश्वास मानिए आप इसको नहीं भूलेंगे। इतना सिंपल तरीके इसमें क्या बोलना है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने एक इन्फाइनाइट सीट बनाया है ना। इन्फाइनाइट सीट में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज़ें पढ़े थे कि अगर ये इन्फाइनाइट सीट होगा तो यहाँ पे अगर आप किसी भी पॉइंट P पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी भी P पॉइंट पर A दूरी पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे होता था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हम लोगों ने डेरिवेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए थे। इन्फाइनाइट सीट के लिए जो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे जो सीट है वो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर दे दे तो ये सिग्मा देते हैं। दैट सिग्मा इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। ये इस पे पॉजिटिव चार्ज दे दीजिए, अगर आप इसे प्लस सब तरफ आप अगर प्लस चार्ज देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर प्लस चार्ज दे सकते हैं। अगर मैंने इस सीट पे एक सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर है तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ किसी भी P पॉइंट पर ए डिस्टेंस की दूरी पर तो होगा A सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी एक साइड के लिए अगर हम बात करें तो ये होगा और दोनों साइड के लिए अगर हम बात करें तो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज सिग्मा, दैट इज द Q अपॉन में A, दैट इज द Q अपॉन में एरिया, जो उसका सरफेस एरिया रहेगा वो उसका एरिया होगा, राइट। ठीक है, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी देखने वाले हैं। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर में कैसे देखेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे पैरेलल प्लेट हमने बना लिया, ये इसी तरह का सीट है, ये इसी तरह का पैरेलल प्लेट है जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है। लेकिन चूंकि हम इसे बिल्कुल ऐसे रखे हैं, मतलब अभी ये सीट ऐसे है तो आपको विजुलाइज हो रहा है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे रख दूँ तो आपको वो बाकी पोर्शन अंदर है, बोर्ड के अंदर है, तो चीज़ें आपको सिर्फ वो सामने फेज में दिखेगा। यानी कि जो आपको चीज़ें अभी दिख रही है इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आपको यही वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, बाकी का जो पोर्शन है वो अंदर है भी। ठीक है, तो ये वाले जो है यहाँ पे मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात करूँगा अभी यहाँ पे। इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में अभी एयर है, क्या है, फ्री एयर, फ्री एयर और स्पेस। अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटर जो होता है वो पैरेलल प्लेट के लिए वो क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो C होता है, C अगर हम एयर की बात कर रहे हैं तो वो होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट। क्या होता है ये फॉर्मूला? C एयर के लिए हम लोग क्या लेंगे, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। D क्या है, इन दोनों के प्लेट के बीच का सेपरेशन। एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेसेस, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पढ़ते आ रहे हैं। एंड जो E है वो क्या है, इस प्लेट का एरिया, इसका भी और इसका भी, दोनों ही प्लेट सेम ही है। तो पहली बात तो ये कि ये रिजल्ट आया कहाँ से, अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे कि ये रिजल्ट कहाँ से आया, इस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा कि हम इसका यूज कैसे करेंगे, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है जो हम लोग पढ़ते हैं वो इसमें पैरेलल प्लेट्स ही लगता है। तो अब हम बात करते हैं इसका डेरिवेशन के बारे में। चलिए डेरिवेशन की बात करते हैं। डेरिवेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन शॉर्ट मैंने कैप लिख रहा हूँ, इसका मुझे डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन कैसे करेंगे देखते हैं अभी इसको। डेरिवेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट बना दिया और इसको हम सबसे पहले चार्ज कर देंगे, राइट। तो मान लीजिए कि आपने इसको किसी भी तरह से चार्ज कर रहे हैं, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकेंड प्लेट, तो हम इसको चार्ज मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। चार्ज मेथड याद है आपको, तो हम इसे चार्ज मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा चार्ज मेथड हमने क्या बताया था कि सबसे पहले क्या करें, आप उसे चार्ज दे दीजिए, जिस पे भी आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला मेथड क्या था कि आप उसे चार्ज कर दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चार्ज दे देते हैं। चार्ज देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +Q, क्योंकि इसी प्लेट्स को आप चार्ज करेंगे, ये हो या पूरा, ये +Q हो जाएगा। आप उसे
प्लस क्यू चार्ज दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरफ से ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे प्लस क्यू चार्ज दे दिए। उसके बाद इस प्लेट को जब हम चार्ज करें तो ये जो है वो इंड्यूस हुआ इसमें, राइट। यहाँ वाला जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज होगा और इसको हमने क्या करा, इंड्यूस करा। आप सपोज करिए इसको हम ऐसे चार्ज दे रहे हैं, एक बैटरी हमने लगा दिया और हमने इसको चार्ज कर दिया। तो कैपेसिटर को जब आप चार्ज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्यू। अंदर वाले प्लेट में होगा माइनस क्यू, ये होगा माइनस क्यू। ठीक है, बात आ गई समझ में। बहुत सिंपल तरीके से पहले वाले प्लेट में आपने चार्ज करा, वहाँ से वो इंड्यूस हुआ, इस पर नेगेटिव चार्ज आया माइनस क्यू के साथ। ये इस तरह से आपने बैटरी को चार्ज करा। तो पहला मेथड जो हमारा था, जो पहला स्टेप जो था वो था आप क्या करें, चार्ज दे दिए। तो आपने यहाँ पे चार्ज दे दिया। चार्ज देने के बाद आप क्या करेंगे, इस प्लेट में अगर हम बात करें, इस प्लेट की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस साइड। ठीक है, आप इसे फर्स्ट प्लेट बोल दीजिए और आप इसे सेकेंड प्लेट। तो ये फर्स्ट प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड है इस साइड। ध्यान से समझना, इस प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस साइड, राइट साइड में। अगर हम सेकेंड प्लेट के लिए बात करें तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट साइड ही होगा। ठीक है, टुवर्ड्स क्या होगा, राइट साइड। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने पहला स्टेप किया कि चार्ज दिया, दूसरे स्टेप में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। बट हमारा स्टेप क्या था, मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। पहला स्टेप में था कभी आपने उसको चार्ज दिया, दूसरे स्टेप में क्या होता था, पोटेंशियल निकालते थे। भाई जिसको आपने चार्ज दिया उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को निकालते थे और उसके साथ हम कंपेयर कर देते थे Q इजिकल टू CV के साथ। ये 3 स्टेप में हम लोग इसको सॉल्व करते थे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हमने चार्ज दिया, अब हम इसको पोटेंशियल निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला यहाँ पे E और यहाँ पे आया E2। चूंकि अगर हम इन दोनों प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट रिजल्टेंट इधर आएगा, जो आपको दिख रहा है दोनों का डायरेक्शन अगर एक ही डायरेक्शन में है तो ई नेट जो होगा वो इस तरफ होगा, दैट इज E1 प्लस E2, राइट। क्लियर है यहाँ तक। E1 की वैल्यू कितना होगा बताएं, E1 की वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। भाई एक सीट के एक साइड के लिए तो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, दूसरे साइड के लिए होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को मिलाकर सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। E2 के लिए हम क्या बात करेंगे, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अभी मैंने आपको बताया था। अब इन दोनों को हमने जोड़ देंगे, ए नेट कितना होगा, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में और ये वेक्टर है, लेकिन चूंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन तो बिल्कुल सेम है, तो दोनों को सिंपल जोड़ देंगे तो यहाँ पे होगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ बन गया सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये ई नेट हो गया। इन दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पक्की बात है। अब क्या करेंगे, पहला स्टेप था चार्ज दे दिया, दूसरा स्टेप में हमें पोटेंशियल निकालता। पोटेंशियल निकालने के लिए सेकंड स्टेप क्या है, जरा देखिए आप ध्यान से। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम निकालेंगे पोटेंशियल। क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल। पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग करेंगे V इज इक्वल टू E डॉट डी। याद है हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े थे कि जो रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक रिलेशन होता है जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E डॉट डी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन लगा दिया। अब इस रिलेशन को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। V इज इक्वल टू E अभी हमने निकाला, ई नेट सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और डॉट D। तो D जो है इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो यहाँ पे D ही है, तो आप यहाँ पे D लिख लें। और कॉस, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्योंकि D का जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही होगा और E का डायरेक्शन भी उधर ही होगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया कॉस 0 डिग्री, तो ये बन गया 1। ठीक है, तो देन V इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू D। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या? बहुत सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ से V निकाला। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग V निकालने के बाद यहाँ पे ही कर लेते हैं। थर्ड स्टेप में जो था, थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में भाई, थर्ड स्टेप में हम लोग करते थे Q इज इक्वल टू CV। Q इज इक्वल टू CV, वहाँ से हम लोग V निकालते थे। वो V होता था Q बाई C, ये होता था हमारा
तीसरा मतलब दूसरा इक्वेशन जो होता था वो दूसरा, और इसे हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं पहला। अब क्या कर देते हैं, इक्वेट बोथ इक्वेशन, क्या करेंगे, इक्वेट बोथ इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे लिखे हम लोग सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अब चूंकि सिग्मा क्या होता था, लिखते हैं हम यहाँ पे सिग्मा क्यू बाई ए, यही होता था ना, तो क्यू बाई ए यहाँ पे पुट करिए, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू से कैंसिल आउट हुआ, नाउ सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपका डेरिवेशन है। आप बताओ कहीं पे मुश्किल है ही क्या, कहीं पे कोई भी चीज़ें मुश्किल नहीं है, बहुत आप सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, पहला स्टेप क्या है भाई, आप उसे चार्ज दे दीजिए, क्लियर है ना। पहला स्टेप क्या है, आप उसे चार्ज दे दीजिए, इस तरह से चार्ज कर दिए, यहाँ पे पॉजिटिव क्यों, यहाँ पे नेगेटिव क्यों, पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या है, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, मतलब हमें उसमें पोटेंशियल निकालना, जो भी आप वहाँ पे पोटेंशियल रखे हैं, चार्ज देने के बाद कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा ही, तो वो पोटेंशियल आपको निकालना है। तो वो पोटेंशियल निकालने के लिए हम लगा रहे हैं V इक्वल टू ई डॉट डी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिंपल तरीके से लगाया, E भी लगा दिया, यहाँ पे D भी लगा दिया सिंपल तरीके से, और इनको सॉल्व कर दिया, रिजल्ट सिंपल आपके सामने एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब ये चीज़ है कि क्या हमें बोर्ड के लिए अगर हम ये करेंगे तो क्या हमें मार्क्स मिलेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट है, कोई स्टेप में दिक्कत नहीं, आपको स्टेप मार्किंग भी मिलेगा। ये बहुत सिंपल तरीका है चार्ज मेथड। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कैपेसिटर में कोई भी डेरिवेशन आए किसी भी रिलेटेड से, वो आप मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर इन प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे तो क्या होगा। मतलब पहली बात तो ये है कि अभी ये फ्री एयर है, अगर हम इसमें पूरा एक डाइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल से हम भर दें, मतलब कोई भी चीज़ से आप इंसर्ट कर दें और पूरे इसको फिल कर दें और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका के ले लें, तो क्या होगा उसकी वैल्यू। क्या करेंगे हम यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो सिमिलरली एज इट इज़ ऐसा ही होता है, तो मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए अगर आपने यहाँ पे के कर दिया है, मतलब फिल कर दिया, आप इसे पूरी तरह से फिल कर दिए, तो यहाँ पे के आ जाएगा भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के आ जाएगा। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या आएगा, तो सी जो मीडियम है, अब उसकी वैल्यू हो जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। मैं डेराइव अलग से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको यही बता देता हूँ। सी मीडियम की वैल्यू कितने आएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए। क्या करना है, एज इट इज़ सब कुछ वैसे ही, यहाँ पे कुछ कन्वर्ट करेंगे, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है उससे पहले के लगा दीजिए, जहाँ भी एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे के लगा दीजिए, के यहाँ पे के और यहाँ पे। बहुत सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। तो यूजुअली क्या होता है, जो 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनको डेरिवेशन से बहुत डर लगता है, और यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको डेरिवेशन आपको बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, एक बार आप ध्यान से समझ लीजिए, वीडियो को पीछे आगे पॉज करके आराम से आप समझिए, लिखिए इसको प्रॉपरली, क्योंकि आप जब तक लिखेंगे नहीं ना तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होगी। तो पहले आप इसे लिखिए। दूसरा क्या है कि आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए और एक बार कर लीजिए, आप विश्वास मानिए आप इसको नहीं भूलेंगे। इतना सिंपल तरीका, इसमें क्या बोलना है, ठीक है। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में बात करते हैं कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जब हम कंबाइन करते हैं तो क्या क्या फॉर्म में बना सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा है मिक्स कॉम्बिनेशन। ये 3 तरह के कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। अब इसी 3 बेस पे आपको क्वेश्चंस भी पूछा जाएगा। अब इसी 3 को ही हमें पढ़ना है बेसिकली। तो कुछ इसमें मिक्स के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स आता है जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है यूजुअली, बट ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल एंड फिर मिक्स पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को समझते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। हम सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे 2 कैपेसिटर लिए हैं। क्या लिया है, 2 कैपेसिटर, ये है C1 और ये है C2। इसको हम एक सर्किट के साथ ज्वाइन कर दिए। यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दिया, ठीक है। जैसे ही आप एक स्विच ले लीजिए, आप यहाँ से अगर मान लीजिए कोई स्विच है, यहाँ मान लीजिए कि कोई स्विच है और इसे हमने क्लोज़ कर दिया है, तो जैसे ही हम स्विच को क्लोज़ करेंगे यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। यहाँ से चार्ज फ्लो होगा स्टार्ट, यहाँ से ये चार्ज फ्लो होगा। क्या होगा, यहाँ पे इस प्लेट पे होगा पॉजिटिव चार्ज
इस प्लेट पे नेगेटिव, बाहरी साइड में होगा पॉजिटिव, ये फ्लो करता हुआ यहाँ तक आएगा और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव फ्लो करता हुआ इस तरफ से आएगा। यानी कि ये पोजीशन जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और ये वाले होगा लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये एक्चुअली में देखिए कैसे होता है, यहाँ से बैटरी से जो है चार्ज निकला और ये फ्लो होता हुआ जाता है, इस तरह से ऐसे फ्लो होगा, राइट। यहाँ से फ्लो हुआ और यहाँ पे है सारे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इंड्यूस होता है ना, यहाँ पे इंड्यूस हुआ तो ये हुआ फ्लो हुआ, इसमें से साइड में पहले इनर साइड में जो आएगा वो नेगेटिव होगा और आउटर साइड में जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। अब ये फ्लो होता हुआ आएगा, यहाँ पे फिर से आ जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा, फिर से यहाँ पे इंड्यूस होता हुआ, इस तरह से ये फ्लो होता हुआ रहता है। तो अब अगर हम बात करें इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ऑल्टरनेट साइन में प्लेट्स लगे हुए रहते हैं, यानी प्लस माइनस ऑल्टरनेट साइन में लगते हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने का तरीका यही है कि ऑल्टरनेट साइन में लगे हुए होते हैं सब, प्लस माइनस एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पर देखें तो जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे प्लस क्यू लिया है तो यहाँ पे प्लस क्यू हो रहा है और यही चार्ज यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज हो रहा है और यही चार्ज पूरे सर्किट के अंदर में फ्लो हो रहा है। देख पा रहे हैं ना आप, यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से आप ये चीज़ें समझ सकते हैं कि जो भी चार्ज यहाँ पे आप दे रहे हैं वही चार्ज वो फ्लो हो रहा है पूरे सर्किट के अंदर में। हम ये बोल सकते हैं कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी सेम। तो लिखिए इस पॉइंट को, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी सेम। चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है ना, कि जो चार्जेस यहाँ से चला वही चार्जेस थ्रू आउट द सर्किट घूम रहा है, तो चार्ज तो कहीं से डिवाइड हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज विल बी सेम। ठीक है, दूसरी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जरा देखिए आप यहाँ पे, एक्चुअली में जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा। अब सपोज करिए कि पहले आपने यहाँ पर दिया, जो भी चार्ज ये स्टोर किया, उसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पोटेंशियल हो गया, लेट्स से इसका पोटेंशियल हमने V1 बोल दिया। उसके बाद चार्ज आगे गया और ये भी कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर करेगा, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल इसका भी हो गया होगा और इसको हमने बोल दिया पोटेंशियल V2। फाइनली जब इसके पास वापस आया तो पोटेंशियल खाली हो गया, वापस से फिर से ये पोटेंशियल लिया और इन दोनों को दिया और इस तरह से ये सिलसिला चलता चला जाता है, राइट। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो V है वो V1 + V2 के बराबर होगा। भाई जो बैटरी का पोटेंशियल है वो पूरी तरह से, ये मान लीजिए कि जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, चार्ज हो गया। कैपेसिटर मान ले कि ये पूरी तरह से क्या हो गया है, चार्ज हो गया। तो ये जो पोटेंशियल है वो इन्हीं दोनों में तो गया है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि V1 + V2 = V, राइट। अगर ये पूरी तरह से चार्ज हो चुका है फाइनली, या कभी भी किसी भी वक्त V1 + V2 जो है इसी के बराबर ही होगा, राइट। भाई चार्जेस तो और कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो नहीं रहा है, इज दैट क्लियर। तो चार्जेस तो और कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है, तो पोटेंशियल जो होगा वो एज इट इज सेम ही रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर, यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कि जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ का पोटेंशियल कुछ और होगा, ड्रॉप होता हुआ जाएगा फाइनली इस तरह से, यहाँ हायर लोअर इस तरह से। जो भी देखो ये बेसिकली ये V1 कितना होगा डिपेंड करता है C पे, राइट। ये डिपेंड करता है क्योंकि चार्जेस तो दोनों के लिए सेम होगा। भाई इसका ज़्यादा होगा तो आप देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट लगाओ, यहाँ पे जो Q = CV, नाउ अगर मैं बात करूँ V = Q/C। तो आप देखो कि V1 और V2 में कौन ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर कैसे डिपेंड कर रहा है, चार्जेस तो दोनों का सेम है, अगर कैपेसिटेंस कम होगा तो पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्या होगा, कैपेसिटेंस अगर कम होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो Q है वो तो
दोनों ही के लिए ही सेम है। तो अगर मान लीजिए कि ये C कम है तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, अगर C ज़्यादा है तो इसका पोटेंशियल कम होगा। याद करिए मैंने आपको बताया था कि कंटेनर, आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास एक कोई कंटेनर है, ये देखिए आप इसको समझिए, ये कंटेनर है और दूसरा जो कंटेनर है वो ये है कंटेनर, दूसरा कंटेनर हाँ ये ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कंटेनर ये ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी 1 लीटर पानी डालिए और इसमें भी 1 लीटर पानी डालिए। किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है? इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, दिख रहा है, और इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है। तो जो लेवल ऑफ वाटर होगा वो यहाँ तक राइज करेगा। मान लीजिए 1 लीटर वाटर में आपने जब डाला इसके अंदर में तो लेवल ऑफ वाटर यहाँ तक आया, जबकि इसमें लेवल ऑफ वाटर ज़्यादा आएगा, ये 1 लीटर का है। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि जितना चार्ज स्टोर्ड होगा और जितनी छोटा रहेगा उसी हिसाब से उसमें पोटेंशियल आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पोटेंशियल विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कैपेसिटर, ठीक है। चार्जेस डिफरेंट नहीं है बट कैपेसिटेंस डिफरेंट होने की वजह से पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखें, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगा, हम लोग आगे डिराइव करेंगे बट यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए। सी इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होती है वो आती है 1/C1 + 1/C2। ये भी पॉइंट लिख लीजिए आप यहाँ पे, है ना, ठीक है। अब हम इसका डेरिवेशन की बात करेंगे। अब हम लोग इस पर बात करते हैं डेरिवेशन के लिए। किसके बात कर रहे हैं? डेरिवेशन। डेरिवेशन किसका? सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग ये बात कर सकते हैं, हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकाल रहा है? सी इक्विवेलेंट। मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख देता हूँ कि हमें निकालना क्या है। 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 + 1/C2। ये सी इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है। अच्छा, वो सी इक्विवेलेंट क्या होता है भाई? सी इक्विवेलेंट क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए आप यहाँ पे। मान लीजिए कि एक सर्किट के अंदर में 10 कैपेसिटर लगे हैं। उस 10 कैपेसिटर मिलकर जो सर्किट में काम कर रहा है, एक इकलौता अकेला एक कैपेसिटर को लाके रख देते हैं जो उस 10 कैपेसिटर के बराबर काम करता है, उसी को हम लोग सी इक्विवेलेंट बोलते हैं। सिंपल, ठीक है, ओके। तो नाउ अगर हम सी इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे? इसके अंदर में वो डिराइव कैसे करेंगे ज़रा देखिए। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या 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 लिख सकते हैं? पहले इस कैपेसिटर से, पहले वाले से लिख सकते हैं कि भाई Q जो होगा वो C1 V1 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 नहीं बोलते। मान लीजिए कि Q = C1 V हुआ। नाउ V1 = क्या होगा? Q/C1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। भाई Q = C1 V लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो देन V1 = Q/C1 लिख सकते हैं। सो सिंपल। दूसरा पॉइंट क्या होगा भाई? दूसरे कैपेसिटर के लिए लिख सकते हैं Q = C2V2। तो नाउ V2 = Q/C2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये होगा दूसरा पॉइंट। क्या दोनों पॉइंट को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं क्या? ज़रा देखिए आप यहाँ पे यूज करने के लिए। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो V1 + V2 होगा वो V के बराबर होगा? सिंपल है क्या? V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, Q/C1 + Q/C2 = 1/C इक्विवेलेंट। ओहो, यहाँ पे आपने 1/C इक्विवेलेंट क्यों लिखा? सॉरी, Q/C इक्विवेलेंट क्यों लिखा? 1/ कैसे होगा? यहाँ पे Q/C इक्विवेलेंट कैसे लिखा? देखिए C इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल, मतलब C टोटल का मतलब क्या हुआ? C इक्विवेलेंट। तो C टोटल ले रहे हैं, V भी तो टोटल है, इसलिए हमने यहाँ पे C टोटल ले लिया। दिक्कत क्या है भाई? यहाँ पे V टोटल है तो चार्ज टोटल है, C भी टोटल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अब इनको कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ से रिजल्ट आ गया 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2। कितना सिंपल है ना?
दो कैपेसिटर है, पहला हमने लिखा Q इज इक्वल टू C1 V1, तो यहाँ से V लिखा Q बाई C1, V2 लिखा Q अपॉन बाई C2। दोनों इक्वेशन को V1 प्लस V2 के साथ में इक्वेट कर दिया, इनके साथ रख दिया, पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया और ये आंसर आ गया। है ना सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको कॉपी करिए, फटाफट कॉपी करें। बात करते हैं इस पे क्वेश्चन पे। ये दो कैपेसिटर है जिसपे एक है 2 माइक्रोफेराड, ये एक है 4 माइक्रोफेराड, और इसको 12 वोल्ट के बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया है। तो आपको क्या पता लगाना है, पहला फाइंड सी इक्विवेलेंट, दूसरा इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, लेट्स से इसको अगर मैं V1 बोल दूं तो ये होगा V2, और फाइंड मतलब फाइंड तो चल ही रहा है V1 एंड V2। पहले तो हम लोग ये फाइंड करेंगे, हम लोग आगे चल के इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लेंगे, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो सब कुछ निकाल सकते हैं। कितना एनर्जी स्टोर कर सकता है यहाँ से, ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ये कितना एनर्जी स्टोर करेगा, वो भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन फिलहाल के लोग यही दो देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। C इक्वलेंट 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, राइट? ओके राइट। 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/C1 क्या है, तो मैं क्या लिखता हूँ ना, 2 माइक्रोफेराड है ना, उसको 10 टू दी, भाई माइक्रोफेराड को फेराड में कन्वर्ट करेंगे 10 टू द पावर -6 करना पड़ेगा, लेकिन उसको हम लोग बाद में कर लेंगे। अभी हम लोग सिंपल क्या करें, 2 4 ऐसे लेते हुए चल रहे हैं। तो 1/2 प्लस 1/4, घबराना नहीं है ना। माइक्रोफेराड कहाँ चला गया, तो वो माइक्रोफेराड गया बेटा, सुन लो। फिर यहाँ पर देखो, तो अगर हम यहाँ पर देखें, इसको एलसीएम लेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू, इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना, C इक्वलेंट इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 3/4, तो ये नीचे हो जाएगा, ये क्योंकि ये 1/C इक्वलेंट है तो ये हो जाएगा 4/3, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे 4/3। कोई दिक्कत, 4/3 में कोई दिक्कत, काहे का दिक्कत, तो ये आ गया C इक्वलेंट। क्या आ गया ये, C इक्वलेंट। अच्छा, हमें एक और चीज़ निकालना है भाई, चार्जेस भी तो निकालना है ना, चार्ज भी तो निकालना है। हाँ, इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना है ये भी तो निकालना है, तो C इक्वलेंट ये हो गया। अच्छा, C इक्वलेंट का एक बेस्ट तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका, क्या है शॉर्टकट तरीका, C इक्वलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे C1 क्या है, तो C1 यहाँ पे है 2 इंटू, देखो ओरली बना सकते हैं ना इस मेथड्स के जरिए, 4 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 4/3। ओहो 4/3 आ गया, राइट। तो C इक्वलेंट इस तरह से आप निकाल सकते हैं। पहले तो आप मेथड से भी सीख लीजिए कि C इक्वलेंट यहाँ से निकालेंगे, और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे शॉर्टकट मेथड के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे V1 और V2 निकालना हो। मिटाऊँ इसको, हाँ जी मिटाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, पहला हमने C इक्वलेंट निकाल लिया भाई, जो निकाल लिया उसको इधर लिख दे। क्या C इक्वलेंट कितना आया, 4/3, ठीक है, ये निकाल चुके हैं। चलिए अब दूसरा क्या निकाल रहे हैं, चार्जेस निकाल लेते हैं भाई। चार्जेस निकालने क्या सबसे बेस्ट तरीका है ना, चार्जेस निकाल लेते हैं। चार्जेस निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से Q है, ये भी Q होगा, यहाँ Q होगा और ये भी Q होगा।
Q निकालने के लिए क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट V, याद है वो तरीका, Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट V। ध्यान रखिए Q कैसा है, टोटल, तो C भी क्या होगा, टोटल, V भी क्या होगा, टोटल। ये ध्यान रखिए, कई बार लोगों को दिक्कत हो जाती है कि सर जी यहाँ पे Q इज इक्वल टू C1V1 क्यों नहीं लेंगे। बिल्कुल ले सकते हैं। क्या आपको V1 पता है, नहीं, तो भाई उस तरह से भी निकाल सकते हैं ना, नहीं आया समझ में, भाई आपको समझना होगा। Q इज इक्वल टू C1V1 लिख सकते हैं ना। आपको C1 तो पता है, लेकिन V1 पता है क्या, नहीं, तो इधर तो दोनों ही चीज़ें पता है ना, सी इक्विवेलेंट पता है, अभी निकाले 4/3, और V हमें पता है तो निकाल दीजिए। क्या इस तरह से भी आ जाएगा, हाँ जी इस तरह से भी आएगा, इससे भी आ ही रहा है ना। सी इक्विवेलेंट कितना है, 3/, अरे यार मैं हर बार उल्टा क्यों लिखता हूँ, 4/3 इंटू V है 12, 60 माइक्रोकूलम, भूलना नहीं है, माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम है कि नहीं है। समस्या ही नहीं है, बहुत सिंपल है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाओ, आपको कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। क्या हम यहाँ से भी निकालेंगे, हाँ जी बिल्कुल निकालेंगे, जब हम V1 निकालेंगे वहाँ रखेंगे, यहाँ से भी वही आंसर आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम लोग Q भी निकाल लिए, गहरी सांस। अब हमें V1 और V2 निकालना है। V1 के लिए क्या करेंगे, Q/C1, V1 के लिए क्या करेंगे, Q/C1, तो Q क्या है 16, V क्या है 8 माइक्रो वोल्ट। V1 क्या होगा, V1 क्या होगा 8 माइक्रो वोल्ट, क्या होगा 8 माइक्रो वोल्ट। चलो अब Q1 यहाँ से भी निकाल कर देखो, 2 भाई C1, दिस इज C1, C2, C1 2 इंटू V1, V1 है 8 तो ये हो गया 16 माइक्रोकूलम। बात आ रही है क्या समझ में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते चले जाओ, क्वेश्चन होता चला जाएगा। भाई जैसे हमने V1 निकाला है, क्या हम वैसे V2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। V2 क्या होगा, Q/C2, Q क्या है भाई, Q किधर गया, Q 16, C2 चरम 4, टिचिक टिचिक टिचिक, कितना 4 आया भैया, कितना आया, 4 आया, तो V2 भी निकाल लिए सर जी, कितना आया 4, 4 क्या माइक्रो वोल्ट, माइक्रो तो चल ही रहा है ना, और भाई यहाँ वाला चल रहा है ना, यहाँ माइक्रो, यहाँ माइक्रो, यहाँ भी माइक्रो रहेगा, माइक्रो तो चल ही रहा है, सब दूर माइक्रो चल रहा है, सब तरफ माइक्रो माइक्रो चल रहा है, ओके, माइक्रो वोल्ट, ओके। तो सब कुछ निकाल लिए जो भी हमें निकालना था। तो एक बार जस्ट रुक कर रिकॉल करते हैं कैसे कैसे निकालें, क्योंकि सर आपने निकाल दिया, अब हम फिर से भूल गए। देखते हैं क्या करेंगे जब भी ऐसा, भाई यहाँ 2 है सर, 3 आएगा तो क्या करेंगे, 3 आएगा तो ऐसे ही करेंगे, मेथड थोड़ी बदलेगा, एज इट इज़ होगा। कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉल कराता हूँ। पहले आपको C1 निकालना है, तो जो मैंने आपको तरीका बताया C1 C2 अपन में C1 + C2, ये सिर्फ 2 के लिए लगेगा, तीसरे के लिए नहीं लगाएंगे। ये जो शॉर्टकट मेथड है ये सिर्फ 2 के लिए ही लगता है, तीसरे के लिए नहीं लगाएंगे। भाई तीसरे के लिए कैसे लगाएंगे, आपको 2 के लिए आप सॉल्व, ये रिजल्ट आया कैसे, 1/C इक्विवेलेंट, मैं आपको बता दूँ 1/C1 + 1/C2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और करेंगे तो C1 C2 अपन में C1 C2। अरे कुछ रॉकेट साइंस थोड़ी है, बहुत सिंपल है। बट अगर आप 3 के लिए करेंगे तो कैसे आएगा, दिक्कत है ना, फिर वो सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा, फिर आप उस रिजल्ट को याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, राइट। तो मैं उस रिस्पेक्ट से मैं बोल रहा हूँ कि 3 के लिए नहीं लगाएंगे। 3 के लिए तो सबसे बेस्ट ये है कि एलसीएम लेकर सॉल्व कर दे, बहुत बढ़िया। सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, पक्की बात, यहाँ तो कोई दिक्कत, भाई सी इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जस्ट लगाइए, आप सॉल्व करिए मजे से। V1 एंड V2 निकालना है, V1 और V2 क्या होगा, V1 निकाल सकते हैं आप यहाँ से, V1 निकालना है तो V1 निकालने के लिए क्या करेंगे, Q/C1, Q/C1। अच्छा मान लीजिए कि हमें आपको क्यों नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, वो क्यों नहीं पता है, वो नहीं, क्यों जो है वो नहीं पता है। आप चाहते हैं कि बिना क्यों निकाले हम भी निकाल लें, वाह जी वाह,
ये तो गजब की बात हो गई। बिना 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 क्यों निकाले वी निकालना है। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। भाई कुछ ना कुछ तो करेंगे, आपने पूछ ही दिया है ऐसी बात, तो अब तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा ही लेंगे अपन। चलिए देखते हैं। चलिए हमें निकालना क्या है कि भाई आप पोटेंशियल निकालिए, यानी V1 निकालिए बिना चार्ज निकाले। चैलेंज देखिए, V1 इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो होता है 1/C1, मतलब ये जो है वो तो कांस्टेंट है ना। तो ये अगर मैं डायरेक्टली बात इन्वर्सली बात करूँ तो इस तरह से काम करेगा। एक्चुअली मैं इसको रेशियो मेथड लगा रहा हूँ, रेशियो मेथड लगाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। दैट इज V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 इज इक्वल टू एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1/C1 प्लस रेशियो 1/C2 1/C3। ये करेंगे रेशियो मेथड से। जब आप यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से ये लगाएंगे। अगर आप यहाँ से लगा रहे हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, देखिए आप ज़रा, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि जो V1 होगा वो 1/C1 अपॉन 1/C1 प्लस 1/C2 इंटू V। बस आ गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं बिना इस्तेमाल किए Q का। और ये मैंने रेशियो मेथड से लिया, V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो 1/C1 1/C2। ये फॉर्मूला बन गया 1/C1 प्लस 1/C2 इंटू टोटल V। राइट, करके देखते हैं, सॉल्व करते हैं। अपना V1 कितना आया था, V1 अगर आप करूँ तो V1 कितना था अपना 8 माइक्रोवोल्ट। V1 कितना था 8 माइक्रोवोल्ट। तो ये इस मेथड से भी इस्तेमाल करके हमारा 8 माइक्रोवोल्ट तो आना ही चाहिए। V1 की अगर हम बात करें तो 1/C1 लगाएंगे। 1/C1 मतलब 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 1/4 1/2 प्लस 1/4 इंटू V मतलब 12 वोल्ट। ठीक है, 1/2 को अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1/2 अपॉन, यहाँ पर देखिए इसको करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये सॉल्व रिजल्ट करके क्या आ रहा था, ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो ये जाएगा 3/4 राइट इंटू V 12 वोल्ट। अगर आप यहाँ पे फिर से देखिए, इसको अगर हम फिर से बात करें, ये V ही चल रहा है, इसको सॉल्व ही कर रहे हैं अपन। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये ऊपर में होगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 अगर हम यहाँ से देखें, और इनटू यहाँ पे हो जाएगा 12। तो हम यहाँ से देखेंगे यह हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, तो ये बन गया 8 माइक्रोवोल्ट।